गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने ट्रांजिशन एलिमेंट का जनरल इंट्रोडक्शन देखा था। उसके साथ साथ अपन ने 3D श्रेणी स्टार्ट की थी, ठीक है, जिसमें सबसे पहले अपन ने उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखा था, जहाँ पर 24 और 29 में अपने को एक्सेप्शन देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने देखा था एटॉमिक रेडियस के बारे में कि एटॉमिक रेडियस होती है जो 3D श्रेणी की, वो पहले तो घटती है, फिर बाद में कांस्टेंट हो जाती है और बाद में वापस से जेडन के बाद में वापस से बढ़ने लगती है, ठीक है। तो परमाणु त्रिज्या के आकार में जो परिवर्तन होता है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है, इसको स्टार्ट करते हैं कि पहला है प्रभावी नाभिकीय आवेश, ठीक है। इफेक्टिव एटॉमिक चार्ज पे देखते हैं कि परमाणु की नाभिक द्वारा बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रवृत्ति को अपन क्या कहते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश। ध्यान रखना, ठीक है। परमाणु के नाभिक द्वारा बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति है वो क्या कहलाती है, प्रभावी नाभिकीय आवेश, जिसे अपन क्या जेड इफेक्टिव के द्वारा निरूपित करते हैं। बाएं से दाएं जाने पर नाभिक में प्रोटॉन की संख्या घटती है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो प्रोटॉन की संख्या घटती है, अतः बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर क्या जेड इफेक्टिव भी बढ़ेगा, ठीक है। अतः परमाणु आकार क्या घटने लगता है। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगी, ठीक है, तो नाभिक क्या करेगा, जो पास वाले कक्षक होंगे वहां से इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने लगेगा, जिसके कारण उनका आकार क्या होने लगता है, छोटा होने लगता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन परिरक्षण प्रभाव के परमाणु में अंदर वाले कोष के इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करना, ठीक है। अंदर वाले कोष के इलेक्ट्रॉन के द्वारा बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करना, ठीक है, क्या कहलाता है, परिरक्षण प्रभाव कहलाता है, जिसे आवरण प्रभाव भी कहते हैं। बाएं से दाएं चलने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से परिरक्षण प्रभाव भी क्या बढ़ता है, ठीक है। जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट चलेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो क्या परमाणु प्रभाव भी बढ़ेगा, अतः परमाणु त्रिज्या भी बढ़नी चाहिए। उपरोक्त दोनों कारकों के सामूहिक प्रभाव के आधार पर समझ सकते हैं कि प्रारंभ में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होने से परिरक्षण प्रभाव की अपेक्षा क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश का बल का मान ज्यादा होता है, ठीक है। अब अपन दोनों को कंबाइन करके अगर प्रभावी नाभिकीय मतलब परमाणु त्रिज्या में जो परिवर्तन हो रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरू में क्या होता है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश ज़्यादा होता है, क्यों? क्योंकि प्रारंभ में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी तो परिरक्षण प्रभाव तो कम होगा, जबकि प्रभावी नाभिकीय आवेश ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब नाभिक ज़्यादा अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, ठीक है, बाह्यतम कोष में जो होते हैं। इसलिए परमाणु त्रिज्या लगातार शुरू में तो क्या घटती है, क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन है ही नहीं और नाभिक को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। नाभिक क्या करेगा, जिन कक्षक में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उनको अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिससे कि उसका आकार क्या होता है, और छोटा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि जबकि बीच में दोनों कारकों के प्रभाव का मान लगभग समान रहता है, ठीक है। जब परमाणु त्रिज्या का मान अपन देखें कि क्रोमियम के बाद में स्थिर हो जाता है, ठीक है, निकल तक, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव और प्रभावी नाभिकीय आवेश दोनों ही बल क्या होता है, समान रूप से कार्य करते हैं, इसलिए त्रिज्या का मान समान रूप से स्थिर रहता है। अतः त्रिज्या स्थिर रहती है, जबकि श्रेणी के अंत में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या बढ़ जाने के कारण, ठीक है, बाद में क्या होती है, जेडन के बाद में, जेडन से लेके उसके बाद में क्या होती है कि उसका आकार क्या मतलब परमाणु इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब है कि परिरक्षण प्रभाव का मान क्या बढ़ जाता है और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या कम हो जाता है। इसलिए परमाणु त्रिज्या में क्या होती है, वृद्धि होती है, क्योंकि परिरक्षण प्रभाव में मतलब है कि आंतरिक कोश के जो इलेक्ट्रॉन है वो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करेंगे मतलब क्या, एक दूसरे से दूर हटाएंगे तो कक्षक का आकार क्या होगा, बड़ा होता है, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि ये डायग्राम से बता रखा है कि जेड इफेक्ट का कार्य करता है, परीक्षण प्रभाव कैसे कार्य करता है, ठीक है। श्रेणी में क्रम से एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने पर वह प्रभावी नाभिकीय आवेश में क्या 85% कमी करता है। इसलिए बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश में मान में कितनी 15% तक वृद्धि होती है, तो आकार घटता है, ठीक है। अगर अपन ने एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा, ठीक है, तो क्या हुआ, कितने प्रतिशत, 85% प्रभावी जो नाभिकीय आवेश का मान है वो घट जाता है। अगर जैसे अतः अपन जैसे जैसे सीक्वेंस लिए अपन बाएं से दाएं जाते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश में 15% क्या वृद्धि होती है, अतः आकार क्या घटता जाता है। आवर्त वर्ग में आवर्तिता, ठीक है, कि किसी वर्ग में नीचे चलने पर कोषों की संख्या बढ़ने से प्रभाव परमाणु त्रिज्या बढ़नी चाहिए, लेकिन संक्रमण तत्व में इस प्रकार की नियमित वृद्धि नहीं होती, ठीक है। जो नॉर्मली अगर अपन पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो किसी वर्ग में अगर अपन ऊपर से नीचे चले, ऑर्डर में अगर ऊपर से नीचे चलते हैं
तो जैसे-जैसे कोष की संख्या बढ़ रही है, तो परमाणु त्रिज्या का मान भी क्या बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर अपन ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें, तो ट्रांजिशन एलिमेंट में इस प्रकार का कोई सीक्वेंस देखने को नहीं मिलता। प्रथम व द्वितीय संक्रमण श्रेणी की परमाणु त्रिज्या में केवल कितना 1.7 एंगस्ट्रॉन का अंतर होता है, अर्थात वृद्धि होती है। परंतु द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के परमाणु त्रिज्या में केवल कितनी 0.2 एंगस्ट्रॉन का अंतर होता है, अर्थात द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी के परमाणु का आकार लगभग समान होता है। ठीक है, होना तो चाहिए कि बढ़नी चाहिए, ठीक है, कक्षक बढ़ रहे हैं तो, लेकिन ये लगभग सीक्वेंस से चलती हैं। प्रथम से द्वितीय संक्रमण श्रेणी में जाने पर नाभिक आवेश में 18 इकाई की वृद्धि होती है, जबकि द्वितीय से तृतीय में जाने पर 32 इकाई का अंतर होता है, जो कि लेंथेनाइड संकुचन के कारण होता है। इस प्रकार लेंथेनाइड संकुचन का प्रभाव तृतीय श्रेणी में लेंथेनम के बाद आने वाले तत्वों पर पड़ता है, अतः द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी के परमाणु त्रिज्या का आकार लगभग क्या होता है, समान होता है। अब यहाँ पर बता रखा है कि प्रथम से द्वितीय में तो क्या होती है, बढ़ती होती है, ठीक है, अपन संक्रमण श्रेणी में जाए तो। लेकिन उसके बाद में क्या होता है, लेंथेनाइड संकुचन आ जाता है, मतलब लेंथेनाइड के बाद में क्या लेंथेनाइड श्रेणी आ गई, तो लेंथेनाइड श्रेणी का जो प्रभाव होता है वो तृतीय संक्रमण श्रेणी और चतुर्थ संक्रमण श्रेणी के ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से उनके आकार में इतना कुछ खास अंतर नहीं आता है, लगभग उनके जो आकार होते हैं बराबर होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन आयनिक त्रिज्या। ठीक है, आयनिक रेडियस, अगर अपन आयनिक रेडियस की बात करें, ठीक है, इनकी वैल्यू देखते हैं। इसकी लेंथ कितनी है, Fe+2 की 95, उसके बाद 90, 88, 84, 80, 76, 74, 72, 69 और बाद में वापस से कितनी हो जाती है, 74, मतलब पहले घटती है, ठीक है, और बाद में वापस से बढ़ना शुरू हो जाती है। परमाणु द्वारा अपने बाह्यतम कोश से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागने पर निर्मित स्पीशीज को क्या कहते हैं, अपन आयन कहते हैं। इन आयनों की नाभिक व बाह्यतम कोश के मध्य की दूरी को अपन क्या कहते हैं, आयनिक त्रिज्या कहते हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी में तत्वों की ऑक्सीजन अवस्था भिन्न भिन्न होती होने से इनकी आयनिक त्रिज्याओं के क्या मान भी भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग है, ठीक है, तो इनकी आयनिक रेडियस भी अलग अलग होगी। परमाणु त्रिज्या की भांति इनकी आयनिक त्रिज्या में भी नियमित क्या होती है, कमी नहीं होती। ठीक है, जैसे एस सी से स्केडियम से अगर अपन कॉपर तक चले तो कमी हो रही है, लेकिन जेड रेड में वापस से बढ़ जाती है। ठीक है, डेंसिटी की बात करते हैं। हम जानते हैं कि किसी पदार्थ का घनत्व उसके द्रव्यमान आयतन क्रिस्टलीय संरचना पर क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, अगर अपन फर्स्ट संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाएं तो क्या होता है, प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ता है, अतः आयतन में क्या होनी चाहिए, आयतन में कमी से घनत्व बढ़ता है। ठीक है, और इस श्रेणी के अंतिम तत्व Zn का आयतन अधिक होने से इसका घनत्व क्या होता है, कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन गलनांक व खतरनाक। कि संक्रमण श्रेणी में धात्विक बंध प्रबल होता है, अर्थात दो या दो से अधिक धात्विक परमाणु परस्पर प्रबलता से क्या रहते हैं, बंधे रहते हैं, अतः एमपी व बीपी क्या होते हैं, उच्च होते हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी स्केडियम से क्रोमियम तक जाने पर धात्विक बंध की प्रबलता बढ़ती है। ठीक है, तथा एमपी और बीपी भी बढ़ेंगे, क्योंकि क्रोमियम में पूर्ण अर्धपूरित कक्षक है परंतु इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। एमएन में अर्धपूरित डी विन्यास के कारण धात्विक बंध दुर्बल होते हैं और एमपी और बीपी समान रूप से घटते हैं। अगर अपन नॉर्मली एमपी और बीपी की बात करें अगर इसके संक्रमण फर्स्ट संक्रमण श्रेणी की, ठीक है, तो संक्रमण श्रेणी में दो या दो से अधिक धात्विक परमाणु परस्पर प्रबलता से बंधे रहेंगे तो एमपी और बीपी के मान उच्च होते हैं। तो अगर फर्स्ट संक्रमण श्रेणी में देखें तो अगर अपन स्केडियम से क्रोमियम तक जाएं तो धात्विक बंध क्या हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग, अतः एमपी और बीपी बढ़ने चाहिए। लेकिन क्रोमियम में क्या होता है, अर्धपूरी डी कक्षक होता है, अपन एक्सेप्शन में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा था इसका। ठीक है, और इसके पास क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। ठीक है, और मैग्नीज में क्या होता है, अर्धपूरी डी विन्यास के कारण इसके धात्विक बंध क्या होंगे, दुर्बल होते हैं। अतः इस दोनों के क्रोमियम और मैग्नीज क्या होते हैं, एमपी और बीपी बाकी सदस्यों से क्या होते हैं, कम होते हैं। उसी प्रकार अगर अपन जेड एन सी डी और एच जी में पूर्ण पूरी डी कक्षक होने के कारण कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचता। ठीक है, अतः धात्विक बंध क्या होते हैं, दुर्बल होते हैं। उसी प्रकार अगर अपन जिसका डी कक्षक पूर्ण पूर्णित है, ठीक है, जैसे कि जेड एन सी डी और एच जी, ठीक है, D10 वाले और D0 वाले, तो इनमें क्या होता है, कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो उनके क्या होंगे, धात्विक बंध दुर्बल होते हैं और इनके एमपी और बीपी के मान भी कम होते हैं। कठोरता व यांत्रिक गुण के संक्रमण तत्वों में धात्विक बंध प्रबल होने से ये कठोर, अघात वर्धनीय व तन्य होते हैं। ठीक है,
मेटेलिक प्रॉपर्टी है इनकी, ठीक है। तो क्या होंगे, बंद प्रबल होंगे, ये कठोर होंगे और आघातवर्धनी मतलब इनको पीट सकते हैं, ठीक है। और तन्य होते हैं मतलब तार के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं वायर के रूप में। प्रथम संक्रमण श्रेणी में स्केडियम से क्रोमियम तक धात्विक बंद प्रबल होने से ये गुण बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन आयनन विभव कि संक्रमण तत्वों में बाह्य से दाएं जाने पर अनाभिकीय आकर्षण बढ़ने से परमाणु आकार घटता है, ठीक है। अतः आयनन विभव के मान क्या होने चाहिए, उच्च होने चाहिए। इस प्रकार बाह्य से दाएं जाने पर उपांतीय कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से परिरक्षण प्रभाव का मान भी बढ़ता है, अतः आयनन विभव क्या घटने भी चाहिए। लेकिन अगर अपन प्रथम संक्रमण श्रेणी में बाह्य से दाएं जाए तो आयनाइजेशन जो पोटेंशियल है आयनन विभव निरंतर वृद्धि नहीं होती। क्यों, बाह्य से दाएं जाने पर परमाणु के आवेश को परिरक्षण प्रभाव क्या कर देता है, संतुलन कर देता है। जैसा कि अपन ने देखा था बीच में क्या हो जाता है, दोनों का मान बराबर हो जाता है, दोनों ही बलों का, ठीक है। अतः आईपी के मान में बहुत कम क्या होती है, वृद्धि होती है। केवल 6 इलेक्ट्रोवोल्ट से 10 इलेक्ट्रोवोल्ट तक की वृद्धि होती है, ठीक है। अगर अपन जेड एन सी डी एच जी में n-1 डी के पास डी एन एस विन्यास कक्ष पूर्ण पूरित होने के कारण इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, कक्ष मुश्किल होता है। अपने को पता है कि जिसका अष्टक पूर्ण पूरित है, जिसके पास अष्टक पूर्ण रूप से भरा हुआ है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही कठिन होता है। जैसे जेड एन सी डी और एच जी है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना है, या तो D0 है या D10 है, ठीक है, पूर्ण पूरित कक्षक है। अब इनमें से क्या इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए काफ़ी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए इनके आईपी के मान क्या होते हैं, उच्च होते हैं, ठीक है। अब इनको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी इनसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो इनके आईपी के मान उच्च होंगे। वहीं अगर अपन क्रोमियम और मैग्नीशियम में देखें, क्रोमियम और मैग्नीज में, ठीक है, तो द्वितीयक आयनन विभव के मान कम होते हैं। प्रथम के तो ज़्यादा होंगे, ठीक है, लेकिन द्वितीय के क्या होंगे, कम होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्रोमियम का, Mn का, ठीक है, 3d5 4s1, Mn का है 3d5 4s2। फर्स्ट आईपी अगर इनकी देखें तो फर्स्ट आईपी के अंदर तो क्रोमियम क्या है का कम है मैग्नीज से, और सेकंड आईपी में देखें तो क्रोमियम का ज़्यादा है Mn से, ठीक है। क्योंकि सेकंड में क्या होता है, पहले वाले में तो क्रोमियम क्या करेगा, 4s1 है मतलब एस कक्षक में से इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है, और एस की ऊर्जा कम होती है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है। लेकिन बाद में क्रोमियम के क्या सिर्फ D5 में इलेक्ट्रॉन बचे हैं, ठीक है, एक देने के बाद में, ठीक है। तो और Mn के पास में क्या है, एक दो एस के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो पहले बार में पहले देगा तो उसके पश्चात एक इलेक्ट्रॉन और बच जाता है, ठीक है। तो दूसरी जो आईपी होगी उसमें क्रोमियम की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि क्रोमियम से डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, जबकि Mn के अंदर एस के पास एक इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा तो एस इजीली वो डोनेट कर देगा। उसी प्रकार कॉपर से जिंक तक जाने पर द्वितीय आयरन विभव के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। इस टॉपिक को हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।